जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पिता के आत्मसम्मान की लड़ाई। मैं काजल, घर की छोटी बहू। अभी 6 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है। मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ। मेरे पति का अच्छा खासा बिजनेस है। मेरे घर में सास ससुर जेठ जेठानी उनके 2 बच्चों के अलावा हम दोनों पति पत्नी हैं। घर में सब अच्छे से हैं। मेरी जेठानी भी बहुत ही अच्छी है। अगर सबसे बुरा कोई है तो वह मैं हूँ, क्योंकि मुझे किसी की गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं ससुराल में आकर ऐसी हो गई हूँ। मैं बचपन से ही मुझे कुछ कहना होता है तो मैं सीधे मुंह पर कहती हूँ, जिससे मुझे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेरी माँ ने मुझे इतनी बार सिखाया कि तुम जो भी बोलती हो वह होता तो सही है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा गलत है। इसलिए अपनी बात कहने का तरीका बदलो। मैंने कई बार कोशिश की भी, पर मुझसे नहीं हुआ। कभी कुछ भी गलत देखकर या सुनकर मुझे खरी खरी बोलने की आदत है। इसलिए मुझे ससुराल वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। और 6 महीने में ही मैं एक अच्छी बहू बनने की बजाय बुरी बहू बन गई हूँ। वहीं मेरी जेठानी जल्दी किसी को जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती हैं। तो वह सबकी प्यारी बहू हैं। वैसे वे सच में ही बहुत ही अच्छी हैं। उनके जैसी मैं चाहकर भी नहीं बन सकती। एक दिन सबके नाश्ता करने के बाद जब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी, तब तक पराठा ठंडा हो चुका था, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चुपचाप खाने लगी, क्योंकि मेरे ससुराल में यही नियम है। पहले घर के सभी लोग खा लें, फिर बहुएं खाएंगी। और ससुराल क्या, मैंने अपने मायके में भी यही देखा था। जब तक दादी जिंदा थी तब तक क्या मजाल थी माँ की कि कभी दादी और पापा से पहले खा ले। वह तो उन दोनों से पहले कभी चाय भी नहीं पीती थी। मन में यही सोचते हुए मैं पराठा खा रही थी कि तभी सासू माँ ने ताना मारते हुए कहा, अरे सबने कब का नाश्ता कर लिया और तुम हो कि घंटों से लेकर बैठी हुई हो। तुमसे खाते नहीं हो रहा, मुंह में दांत नहीं है क्या? घर के सारे काम पड़े हुए हैं और तुमको खाने से फुर्सत नहीं है। मुझे यह सब सुनकर काफी बुरा लगा, परंतु मैं सामान्य होते हुए बोली, क्या मम्मी जी आप भी खाते समय भी सुना देती हो? कम से कम खाते समय तो ताना मत मारा करो। सबके खाना खाने के बाद तो बैठी हूँ। मेरी बात सुनते ही सासू माँ ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हारी जबान सबसे ज्यादा चलती है, बाकी कुछ नहीं, बोलकर जाने लगी। फिर पलटते हुए बोली, सुनो, आकाश सोकर उठा या नहीं? मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं उठे। अरे तो जाओ उठाओ ना उसे। उसके पापा ने कहा था जल्दी दुकान पर आने के लिए। यह लड़का भी ना, जब से ब्याह हुआ है एक नंबर का आलसी कामचोर हो गया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो घर और बिजनेस का हो गया कल्याण। सासू माँ ने कहा। मैं एक बार फिर बोलने लगी, तब तक मेरी जेठानी ने इशारे से चुप रहने के लिए कहा, इसलिए मैं चुप रह गई। पर सासू माँ चुप नहीं हुई। जब से इस लड़की का ब्याह हुआ है, ये घर में लड़की आई है, तब से घर की बरकत बंद हो गई है। इसके कदम तो बिल्कुल भी शुभ नहीं है। धीरे से भिन भिनाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। यह सब सुनकर मैं आबक रह गई। तब तक जेठानी ने आकर कहा, शांत रहो, ससुराल में इस तरह के ताने तो सुनने ही पड़ते हैं। तुम अभी नई नई आई हो, इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे पता लग जाएगा, तो ये सब बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना। जितना सोचोगी उतना ही दुखी होगी। एक दिन मेरी जेठानी ने आकर पूछा, आज लंच में क्या बनाओगी? मैंने कहा, छोले पूरी। अरे उसे क्यों पूछ रही हो? और वह मुझे पसंद नहीं तो आलू गोभी की सब्जी और रोटी, यही सब बनाओ। पीछे से सासू माँ ने कहा, ठीक है, मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, तुम बना देना। ठीक है दीदी। मैं खाना बना रही थी, तभी मेरे भाई का फोन आया कि मैं और पापा तुम्हारे घर के पास ही किसी काम से आए हैं, तो हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ आ जाओ भैया, और लंच इधर ही करना, मैं बना रही हूँ। भैया ने कहा, ठीक है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। शादी के बाद पहली बार पापा घर आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही थी। पापा और भैया के आने के बाद मैंने सास और जेठानी को भी बताई,
तो खुश हुई, पर सास का मुंह लटक गया। शायद वे नहीं चाहती थी कि मेरे मायके वाले आए, पर मैंने कुछ नहीं कहा, जाकर चुपचाप रसोई बनाने लगी। कुछ देर में ही मेरी जेठानी ने मिलकर सारा खाना बना लिया। मैंने अपने पापा की पसंद की गट्ठे की सब्जी, मिक्स और दम बिरयानी भी बनाई। तब तक मेरे पति देव भी उठकर चाय मांगने लगे। तो मैंने कहा, आप इतना देर तक सोते हो और मम्मी जी मुझ पर नाराज होती हैं। जल्दी से दुकान चले जाओ। पापा जल्दी आने को बोल कर गए थे। उन्होंने मेरी बात सुनकर अनमने ढंग से कहा, हाँ हाँ पता है, चला जाऊंगा। वह तो रोज ही जल्दी आने के लिए कहते हैं, पर लोगों की अपनी भी तो कोई लाइफ होती है। इधर रसोई में इतनी सारी चीजें देखकर जेठानी आंखें बड़ी करते हुए बोली, इतना सब कुछ बिना पूछे बनाया है, कहीं मम्मी जी नाराज ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हो दीदी, भला वो क्यों नाराज होने लगी? मेरे पापा पहली बार आ रहे हैं तो उनकी पसंद का खाना बनाना तो बनता ही है। नहीं तो वे बोलेंगे, क्या बिटिया तुम ससुराल आकर अपने पापा की पसंद नापसंद भी भूल गई हो? मैंने मैं कहा, तुम सही कह रही हो, पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मम्मी जी कहीं नाराज ना हो जाएं। वह क्या है ना, इतने सालों से मैंने कभी मम्मी से बिना पूछे खाना नहीं बनाया, और मेहमानों के आने पर तो बिल्कुल भी नहीं। जिठानी जी बोली, अरे ठीक है ना दीदी, नाराज भी होंगी तो मैं थोड़ा सुन लूंगी। वैसे भी मम्मी जी मुझसे ज्यादातर नाराज ही रहती हैं। बोलकर मैं हंसने लगी, और साथ में मेरी जेठानी जी भी। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सासू माँ रसोई में आई, यह देखने के लिए कि पापा के लिए मैंने क्या बनाया है। मैं नजरें उठाकर दौड़ा दौड़ा कर सब कुछ देखने लगी। मैंने जो कुछ बनाया था वे सारी चीजों के नाम बता दिए। सुनते ही सासू माँ ने कहा, कभी अपने ससुराल वालों के लिए भी इतना सब कुछ बनाती हो क्या? मम्मी जी, लास्ट संडे ही तो बनाया था, इतना सब कुछ रोज रोज थोड़ी बनाते हैं। रही बात पापा की, तो वे पहली बार आ रहे हैं, इसलिए कुछ स्पेशल तो होना ही चाहिए था। मेरी बातें सुनकर सासू माँ मुंह टेढ़ा कर खिसियानी सी मुस्कान लेकर चली गई। तभी थोड़ी समय के बाद पापा और भैया दोनों आ गए। तब तक सास ने ससुर को भी बता दिया था कि समधी जी आ रहे हैं, तो वे भी घर आ गए। एक दूसरे का हालचाल पूछने के बाद सबने एक साथ लंच किया। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। तब मैं और मेरी जेठानी भी उठकर खाना खाने आ गए। तब मेरे पापा ने पूछा, समधी जी, मेरी बेटी अच्छे से तो रहती है ना? उसके व्यवहार से आप खुश तो है ना? आप सबकी सेवा करती है कि नहीं? कोई शिकायत तो नहीं? पापा जी की बात सुनकर मैंने जेठानी जी से कहा, देखना दीदी, पापा जी का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी जी जरूर कहेंगी। बाकी सब तो ठीक है, बस आपकी बेटी की जुबान कुछ ज्यादा ही तेज है। लेकिन यह क्या? पापा की बात पूरी होने से पहले ही ससुर जी ने जरा अकड़ते हुए कहा, वह सब बाद में करेंगे, पहले ये बताइए कि कैसे आना हुआ? जी यहीं पास में कुछ काम था, तो हम दोनों बाप बेटे आए थे, तो सोचा बिटिया और आप सबसे मिलते चलूं। वैसे भी काजल की शादी के बाद मैं आया नहीं, तो उससे मुझसे बहुत ज्यादा शिकायतें थी कि पापा आप आते क्यों नहीं हैं। ससुर जी बोले, तो हमें खबर क्यों नहीं की कि आप आ रहे हैं? नहीं जी, मैंने दामाद जी को फोन किया था, और बिटिया को भी पता था कि हम दोनों आने की बात कर रहे हैं। क्या उसने आपको नहीं बताया? नहीं, पापा जी ने कहा। ससुर जी जरा सख्त होते हुए बोले, पहले ये बताइए यह घर किसका है? मेरा, आपकी बेटी या दामाद का? पापा जी बोले, आप कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, बेशक घर आपका है, तो फिर मुझे बताकर आना चाहिए था ना, या बेटी या दामाद को। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर आपकी बेटी ऐसी क्यों है। अरे जब बाप ही ऐसा है तो बेटी तो ऐसी होगी ही ना। समधी जी, क्या हो गया है और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार से मैं आपको बता कर ही आऊंगा, पर इस तरह बात मत करिए। वैसे क्या किया काजल ने, क्या बताऊं? कोई एक बात हो तो बताओ ना। कोई संस्कार नहीं दिया आपने, एकदम संस्कारहीन है आपकी बेटी। दोनों की बातें सुनकर मैं थाली छोड़कर उठ खड़ी हुई और बाहर आने लगी।
पर मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया। ना मैं सर हिला दिया कि नहीं, तुम बाहर मत जाओ। बाहर तो नहीं गई, पर खाना बीच में छोड़कर कमरे में आ गई, जहां से उन दोनों की बातें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। ससुर जी अब भी बोले जा रहे थे। उनकी बातें सुनकर पापा और भाई दोनों गंभीर हो गए। कुछ पल के लिए शांत रहे, फिर बोले, क्या हुआ? क्या किया है मेरी बेटी ने? आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? क्या क्या बताऊं? कोई एक बात हो तो तब ना। सबसे पहले तो आपकी बेटी को किसी भी बात की लाज नहीं है। सबसे छोटी है, लेकिन घर में बड़ों से किस तरह बात करनी है, जैसे वह सबसे बड़ी हो। पति को नाम लेकर बुलाती है। समधी जी, आजकल तो अपने पति का नाम लेकर ही सब बुलाते हैं। भला ये तो कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। पापा जी की बात सुनकर ससुर जी ने तुरंत कहा, तो इसका मतलब आपकी पत्नी भी आपको आपका नाम लेकर ही बुलाती है? देखिए, यह चलन आपके घर में हो सकता है, मेरे घर में नहीं। आपकी बेटी अपनी सास की एक बात भी नहीं सुनती, हर बात पर सवाल जवाब करती है। भला यह क्या तरीका है बहू का? हर वक्त अपनी मन की करना चाहती है। अगर मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती तो यह घर कब का टूट गया होता। ससुर जी की शिकायत सुनकर मुझे तो शौक पर शौक लगा जा रहा था। आज तक तो मैं यही सोचती आ रही थी कि सिर्फ मेरी सास ही खड़ूस और सख्त मिजाज की है, पर यहाँ तो ससुर जी तो सास से भी 2 कदम आगे थे। मुझे उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं झटके से घर से बाहर निकली सफाई देने के लिए, परंतु मेरी जिठानी ने एक बार फिर मेरा हाथ कमरे में खींच कर बैठा दिया। क्या बेवकूफी है, तुम इस तरह बार बार बाहर जाने की कोशिश क्यों कर रही हो? 2 लोगों के बीच में भला तुम क्या बात करने जा रही हो? जिठानी की बात सुनकर मैंने कहा, देखो दीदी, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। मैं बुरी हूँ तो थोड़ी सी और बुरी बनने दो, लेकिन यह सब सहन करना मेरे बस के बाहर है। जानती हूँ, पर अभी चुप रहो। वे दोनों बात कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में मत बोलो। पर मैं फिर भी जाने लगी तो जेठानी जी बोली, ठीक है, जाकर बोल और खूब इंसल्ट करवा ले अपने भाई और पापा की। जेठानी ने गुस्से में मेरा हाथ झटकते हुए कहा, तो मैं वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई और खूब रोने लगी। मुझे रोते देख मेरी जेठानी भी रोने लगी। बस इतना समझ ले कि ससुराल में पैर जमाना आसान नहीं होता। दोनों की बातें अभी भी जारी थी। अब की बार मेरी सास बोल रही थी, अरे मेरी बड़ी बहू इतनी सुशील और संस्कारी है, क्या बताऊं, क्या वह पढ़ी लिखी नहीं है? वह तो बड़े खानदान की है और कंपनी के मालिक की बेटी है। जितनी उसके बाप की कमाई है उतनी आपकी कमाई नहीं है, लेकिन फिर भी घमंड दूर दूर तक नहीं है। और एक आपकी बेटी है। अरे जिस दिन से मेरे बेटे के संग ब्याह हुआ है, आपकी बेटी मेरे घर में आई है, तब से मेरे घर की बरकत बंद हो गई है। बड़े अशुभ कदम है आपकी बेटी के। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, लेकिन ब्याह के बाद तो काम करना ही बंद कर दिया है। मेरे छोटे छोटे पोते पोतियों से काम कराती है। और बताऊं आपको, आपने तो हमें ठग ही लिया। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसी है वैसी है, लेकिन देख लिया पिछले 6 महीनों में ही असली रंग। वे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया। सास ससुर के मुंह से सारी बातें सुनकर मेरे पापा ने सिर झुका लिया। ठीक है, हमें जो कहना था वह हमने कह दिया। अब आपको बिटिया से जो बात करनी है कर लीजिए। ससुर जी ने कहा तो पापा ने मुझे आवाज लगाई, काजल बेटा बाहर आना जरा। मैं तुरंत बाहर निकलकर पापा के पास गई। गुस्से में होने के कारण आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे देख मैं सहम गई। बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे सास ससुर क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? ऐसा क्यों करती हो बेटा? मैंने तुम्हारी माँ ने कितना सिखाया समझाया, पर नहीं समझी बेटा। यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ हर एक कदम सोच समझ कर उठाओ और बोलो। इतनी पढ़ी लिखी हो फिर भी इतनी समझ नहीं? तू अपनी माँ के दिए सारे संस्कार भूल गई। मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटिया अपने व्यवहार से अपने ससुराल में सबका दिल जीत लेगी, मुझे गौरांग करा देगी, लेकिन आज यह सब सुनकर बहुत दुख हो रहा है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। पापा की बातें सुनकर मेरी नजरें झुक गईं और सिसकियां निकल पड़ी। ठीक है बेटा, अभी तो तुमने जीवन की शुरुआत की है,
तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। चलो, अब तक जो गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी मांग लो। आगे से कोशिश करना कि दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो। समधी जी, मैं आप दोनों के साथ हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ। कृपा मेरी बच्ची का बचपन समझकर उसे माफ कर दीजिए। आगे से फिर ऐसी गलती नहीं करेगी। मैं जानता हूँ जरा ये तुरंत मिजाज की है, पर दिल की एकदम साफ है। पापा की बातें सुनकर मेरे सास ससुर ने एक शब्द नहीं कहा, बस मुंह सुकोड़कर गुस्से में मेरी ओर देखने लगे। पापा जी बोले, चलो बेटा, मेरे सामने ही माफी मांग लो। मैंने कहा, पापा पहले मेरी बात सुन लीजिए। पापा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी बात क्या सुनूं बेटा, पहले मैंने जो कहा है वह करो। चलो माफी मांगो अपने सास ससुर से। मैंने कहा, सॉरी पापा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। देखा क्या बदतमीज लड़की है, अपने ससुराल में मेरी नाक कटा दी, फिर भी इसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। पापा ने अब की बार गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। यह सुनकर मैंने कहा, पापा भला आपने एक तरफ की बातें सुनकर कैसे फैसला कर दिया? माफी मांगने के लिए आप सिर्फ मेरे सास ससुर की बातें सुनकर मुझे डांट रहे हैं। एक बार भी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि बेटा तुम्हें भी कुछ कहना है? अगर मेरी गलती है तो भी मुझे अपनी बात रखने का हक है। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपका जो भी फैसला होगा मैं पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ। पापा जी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे। हाँ पापा, दीदी सही कह रही है, एक बार आप उसकी बातें भी सुन लीजिए तो अच्छी तरह से समझ में आएगा आखिर क्या बात है। मेरे भाई ने कहा तो पापा बोले, अच्छा चलो ठीक है, बोलो। मैं बोलना शुरू करती हूँ उससे पहले ही मेरी सास उठकर जाने लगी। तो मैंने कहा, मम्मी पापा आप दोनों भी यहीं बैठे रहो, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ मैं आप दोनों के सामने ही कहूँगी। ठीक है, बोलो, मेरे सास ससुर ने वापस बैठते हुए कहा। सास ससुर दोनों ने मुझे एक बार घूर कर देखा और वापस बैठ गए। बोलो जो बोलना है। मैं वहीं नीचे जमीन पर बैठ गई। यह देखकर मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और अपना चेयर मुझे देकर बैठने को कहा। नहीं भाई, मैं नीचे ही बैठती हूँ। मेरे ससुराल में यही नियम है कि जब घर के बड़े सोफा और चेयर पे बैठे हो तब हमें उनकी बराबरी में नहीं बल्कि नीचे जमीन पर बैठना है। यह सुनकर सास ससुर मुझे घूर कर देखने लगे और पापा आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। सबसे पहले आप यह बताइए कि जब इन्होंने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में, तब आपने एक बार यह क्यों नहीं पूछा कि आखिर मैंने क्या गलती की है? पापा और भाई के साथ मेरे सास ससुर भी मेरी तरफ देखने लगे। ठीक है, इन्होंने नहीं बताया ना सही, आपने पूछा, चलो मैं ही बता देती हूँ। इन्होंने लिहाज वाली बात क्यों की आप जानते हैं? क्यों बेटा? पापा, पग फेरे के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि काफी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो ये सब जरा खुले विचार के होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे, इसलिए मैंने जेठ जी और पापा जी से घूंघट नहीं किया। उनसे बहुत सामान्य होकर बात करने लगी, जो उन्हें नहीं भाया। परंतु यह बात उन्होंने मुझे प्यार से नहीं कही, तब भी बहुत बुरा भला कहा। मेरी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि ससुर जी और जेठ जी से घूंघट किया जाता है। और हाँ, घर में तुम सबसे छोटी हो, इसलिए हमेशा सिर पर पल्लू लेकर ही रहोगी। तब मैंने कहा कि जब जेठ जी को भैया और ससुर जी को पापा कहती हूँ तो भला दोनों से घूंघट करने की क्या जरूरत है? सुनकर उन्होंने तब भी मुझे बहुत सुनाया, आपके संस्कार और परवरिश पे ना जाने क्या क्या कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैंने सुनकर भी एक बार भी जवाब नहीं दिया और ना ही कभी सिर से पल्लू हटने दिया। रही बात उनके बेटे के नाम लेने की, तो मैं शुरुआती दिनों से ही उनका नाम लेकर बुलाती हूँ, पर इसके लिए इन्होंने मुझे बहुत डांटा। जैसा आज उन्होंने कहा, क्या आपकी पत्नी आपका नाम लेकर बुलाती है? ठीक वैसे ही उस दिन कहा, क्या मेरी मम्मी तेरे पापा का नाम लेकर बुलाती है? मैंने उस दिन भी उन्हें नाम लेकर बुलाना छोड़ दिया। पर आप सबको एक बात बता दूं, इनकी बेटी यानी मेरी ननद इन दोनों के सामने अपने पति को नाम से बुलाती हैं और आप नहीं तुम कहकर बुलाती हैं। तभी यह दोनों हंसते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो फिर क्या संस्कार और नियम कायदे
सिर्फ बहू के लिए होते हैं। तुम क्या बोल रही हो बहू? मम्मी, मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोल रही थी तब मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा, तब डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्लीज मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। मुझे मत रोकिए। मेरी बात सुनकर सास मुंह बनाकर चुप हो गई। अब रही बात उनके बेटे के काम करने की, तो उनका यह कहना है कि शादी के बाद उनका बेटा कामचोर हो गया है। तो यह सरासर गलत है। बात यह है, वे पहले से ही कामचोर हैं। सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही दुकान पर जाते हैं। बाकी पूरा समय बाहर घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर रात को घर लौटना और सुबह देर तक सोना उनकी आदतों में पहले से ही है। जबरदस्ती उसका दोस्त मेरे ऊपर मर रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो रहा हो तो उनका बेटा यहीं बैठा है, पूछ लीजिए। रही बात बरकत की, तो हो सकता है दुकान नहीं चलने की वजह इनके बेटे के ध्यान ना देना, मार्केट में हो रहे उतार चढ़ाव, लोगों का ऑनलाइन और मॉल में शॉपिंग करना, इन सब का भी असर होता है। तो उसके लिए मैं जिम्मेदार कैसे हो गई? मेरे कदम कैसे अशुभ हो गए? यह कहते ही कि आपने ठग लिया, पर असल में इन्होंने हमें ठग लिया। शादी से पहले हमें कहा गया था कि बिजनेस मेरे बेटे का है, बस सब वही देखते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर के आलसी, लापरवाह, काम से जी चुराने वाला इंसान है इनका बेटा। अच्छा ठीक है, अब बस भी कर, चुप हो जा। समझ गया मैं, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं पापा, मैं चुप नहीं रहूंगी। आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, नहीं तो मैं ससुराल और मायके दोनों की नजरों में बुरी बन जाऊंगी, दोषी ठहरा दी जाऊंगी। भाई ने कहा, हाँ पापा, दीदी को अपनी बातें कहने दीजिए। पापा, मैं आपसे इतना लड़ झगड़ कर बाहर पढ़ने के लिए गई। कितनी मुश्किलों से मैंने एमबीए किया, परंतु यहाँ पर नौकरी नहीं करने के लिए मुझे कहा गया। मैंने तब भी एक बार भी जिद नहीं की। मैंने तो यही सोचा कि जीवन भर तो नौकरी करनी ही है, कुछ वक्त सबके साथ बिताना भी जरूरी है। तो फिर से कैसे मैं घमंडी हो गई। या अक्सर मुझे कहते हैं कि तुझे अपनी पढ़ाई का बहुत घमंड है। रही बात बच्चों से काम कराने की, तो बस एक दिन मैंने खाते समय परी से पानी मांग लिया था। इसके लिए भी इन्होंने मुझे बहुत सुनाया कि मैं कामचोर हूँ। फिर बच्चों को सिखा दिया कि आइंदा मेरा काम ना करें। उसके बाद मैंने बच्चों से कोई काम नहीं करवाया। पहली बार जब मैंने देखा कि मेरी जेठानी सबसे पीछे खाती हैं, मैंने जानबूझकर इन सबके साथ में अपनी भी खाने की थाली लगा ली। जानते हैं, मेरी सास ससुर ने परोसी हुई थाली रखवा दी और कहने लगे कि हमारे घर में यही नियम है, जो तुम दोनों देवरानी जेठानी बाद में ही खाना खाना। भला कोई ऐसा करता है क्या? पापा, आप तो मुझे जानते हैं, मैं दादी के पुराने ख्यालात और दकियानूशी सोच को देख कितनी बार उलझ जाती थी, परंतु मैं यहाँ किसी से नहीं उलझी। पर हाँ, मैंने अपनी बात जरूर रखी। आप इनसे पूछिए कि इनके घर के नियम कायदे मैंने अपनाए या नहीं। जिस चीज के लिए मना कर दिया गया उसे मैंने दोहराया या नहीं। इनकी नज़र में जब और जहाँ गलती हुई हर बार माफी मांगी या नहीं। फिर मैं कैसे घमंडी और संस्कारीहीन हो गई, कैसे मुझे किसी चीज का लिहाज नहीं है। फिर वही बातें दोहराना, मतलब उनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा था, खुन्नस थी, वह आपकी बेइज्जती करके निकालनी थी। अब पापा की नाराजगी थोड़ी कम हो रही थी। वे मेरे सास ससुर से पूछने लगे। तब तक मैंने कहा, नहीं पापा, अभी रुकिए, मुझे और भी कुछ कहना है। इधर दरवाजे के कोने पर खड़ी मेरी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं, शायद उन्हें पिछली बातें याद आ रही थी या कुछ और बात भी थी। जेठानी का रोना देखकर मुझे इतना समझ में आ गया था कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, या इससे भी कुछ ज्यादा, क्योंकि अक्सर बड़ी बहू से कुछ ज्यादा ही अपेक्षा होती है ससुराल वालों को। हाँ पापा, उन्होंने कहा, मेरी जेठानी बहुत ही संस्कारी है। तो हाँ, वे सच में संस्कारी हैं, पर यह संस्कार उनके माँ बाप के दिए हुए हैं। इन्होंने तो सिर्फ सताया है। यह तुम क्या बोल रही हो? मैंने कब सताया है बड़ी बहू को? जरा बाहर निकलो बड़ी बहू, तुम ही बताओ, इन्हें कब क्या कहा, क्या सताया? जबरदस्ती का यह हम लोगों के ऊपर झूठा झूठा इल्जाम लगा रही है।
वे क्या बोलेंगी? देखकर तो लगता ही नहीं कि वे कभी मुंह भी खोलती होंगी। सताने का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी होता है, जो कि आप सबने बहुत किया है। मेरी बात सुनकर सासू माँ बौखला गई। अरे, तुझे आज 6 महीने हुए नहीं और तू सब कुछ जान गई है। किसे हमने सताया है? अब तू ज्यादा और गलत इल्जाम लगा रही है। मैं गलत इल्जाम लगा रही हूँ तो आप ही बताइए, क्या कभी उन्हें खुलकर जीने दिया? बोलने दीजिए, एहसास होने दिया कि तुम भी इसी घर की सदस्य हो। यह घर तुम्हारा भी है, तुम अपने हिसाब से रह सकती हो। आपको पता है पापा, किसी काम में देरी हो जाए या गलती हो जाए तो तुरंत कहती हैं कि तुम्हारा घर है, जो अच्छे से काम करो, अच्छे से संभालो। बाकी किसी अच्छे काम के लिए, कुछ करने के लिए अपने बेटी दामाद से राय लेती हैं। घर के किसी भी निर्णय में हम दोनों को नहीं लेती हैं, लेकिन अपनी बेटी दामाद को जरूर शामिल करती हैं। और अंत में होता भी वही है जो इनकी बेटी चाहती है और दामाद चाहते हैं। यह तो अपने दोनों बेटों को भी बस नाम के लिए ही पूछती हैं। इनकी राय कभी भी कोई मायने नहीं रखती। हम लोग पूरा दिन कितना भी काम कर लें, एक बार तारीफ के बोल नहीं निकलते इनके मुंह से। लेकिन जब भी खाना खाने बैठे, किसी न किसी बहाने थाली देखने जरूर आ जाती हैं। कहीं हमने अपने लिए ज्यादा दाल सब्जी तो नहीं डाल दी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना दिया। हम बहुएं घर में कब सोएंगी, कब उठेंगी, कब खाएंगी, कब बाहर जाएंगी, कितनी देर के लिए जाएंगी, कितने दिन के लिए मायके जाएंगी, कब वापस आएंगी, यह सब कुछ सास तय करती हैं। यहाँ तक कि हम लोग किस रंग के कपड़े पहनेंगे यही तय करती हैं, और हम मान भी जाते हैं। और तब ये कहती हैं कि मैं उसकी बात नहीं सुनती और सिर्फ इनकी वजह से घर टिका हुआ है। कैसे पापा? सिर्फ इनकी वजह से यह घर कैसे चल रहा है? बहू, तुम अब बहुत ज्यादा बोल रही हो। बस समधी जी, बोलने दीजिए। बस यही तो मेरी बेटी की खासियत है कि गलती रही तो स्वीकार करती है, अगर गलती ना कर रही तो डरती तो ये अपने माँ बाप से भी नहीं है, यानी कि मुझसे भी उलझ पड़ती है। पापा, यह सब बात तो बस मैंने इनके इल्जाम का जवाब दिया है। इसके अलावा इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है यह बताती हूँ। बस कर बेटा, अब बस कर, चुप हो जा, अब और कुछ नहीं सुना जाएगा मुझसे। यह सुनकर शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। ठीक है, बाकी सब नहीं, बस एक बात बता देती हूँ। जब से मेरी सास को पता चला है कि मैंने बाहर अकेले रहकर पढ़ाई पूरी की है, तब से हर वक्त हर बात को ऐसे घुमा फिरा कर मुझसे पूछती हैं, ताकि मैं स्वीकार करूं कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर था और यह मेरे चरित्र पर उंगलियां उठा सके। सुनते ही मेरे पापा की आंखों में खून उतर आया। मेरी सास भी काफी सक पका गई। ऐसे लोग हैं आप? आपकी ऐसी सोच है? मैंने तो सोचा पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा नाम है, रुतबा है, तो सोच भी अच्छी ही होगी, मेरी बेटी सुखी रहेगी। लेकिन इतनी घटिया सोच! पता होता तो मैं अपनी बेटी आपके घर में कभी नहीं ब्याहता। अभी तू चल बेटी यहाँ से। तूने इतना सब कुछ बोला है इनके खिलाफ, अगर अब तू इस घर में रुकी तो तेरी ये दुर्गति कर देंगे, क्योंकि इन्हें बहू नहीं कठपुतली चाहिए जो इनके इशारे पर नाच सके। हाँ पापा, आपने सही कहा, और मैं कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए जाऊंगी। तभी मुझे अचानक खांसी शुरू हो गई और उल्टियां होने लगी, शायद लगातार बात करने और रोने की वजह से। परंतु जब मेरी उल्टी बंद नहीं हुई और मैं चक्कर खाकर गिर गई, तब मुझे डॉक्टर के पास ले गए। सास ने मुझे नौटंकी मात्र ही समझा। मुझे पता चला कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। सच कहती हूँ, सिर्फ जेठानी जी ने ही मुझे बधाई दी, बाकी कोई खुश नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पति का भी व्यवहार सामान्य रहा। मैं वहीं से मायके चली आई। इस बीच में सास या ससुर दोनों में से किसी ने एक फोन तक नहीं किया। बस जेठानी जी ने छुप कर 1-2 बार बात की थी। हाँ, उस समय मेरे पति ने मेरा साथ दिया। तय समय पर मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पापा ने खुश होकर मेरे सास ससुर को फोन करके कहा पोता हुआ है। फिर भी कोई नहीं आया। पर हाँ,
मेरे जेठ जी ने कुछ पैसे अकाउंट में भेज दिए और कहा कि बच्चे के लिए कुछ जरूरत की चीजें ले लेना। अब तक तो मायके के लगभग सभी लोगों को पता चल गया था, जो कि मुझे पसंद नहीं करते थे। वह सब ताने देने लगे, सारी जिंदगी घर पर ही बैठी रहेगी, इतनी जबान चलाती है, भला ससुराल में कैसे रह पाएगी, इतनी छूट दे रखी है इस लड़की को, भला बिटिया इतनी जबान क्यों चलाती है। जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर माँ के काफी समझाने के बाद मैं शांत हो गई। बच्चा अब 9 महीने का हो गया तो मेरे पति ने कहा, चलो अब अपने घर चलते हैं। बच्चे को देखकर मम्मी पापा की सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। मुझे भी लगा हाँ यस ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर ज्यादातर दादी बहू को भले ही पसंद ना करे, लेकिन पोते पोती को बहुत प्यार करती है। यही सोचकर मैं घर वापस अपने ससुराल आ गई। परंतु यहाँ पर मेरे सास ससुर मुझसे बात तक नहीं करते थे, मुझसे दूर दूर रहते थे, बच्चे को भी गोद में नहीं लेते थे। मुझे बहुत तकलीफ हुई, रोना भी आया। हाँ एक बात बता दूं, अब तक मेरे हस्बैंड को अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आई थी, अच्छे से काम नहीं करते थे। बस इसी बात को लेकर अब मेरे सास ससुर उनसे बहुत नाराज रहने लगे और एक दिन घर छोड़कर निकल जाने को कहा। मेरे पति को लगा पापा बस यूं ही गुस्से में कह रहे हैं, लेकिन सच में उन्होंने हमें निकल जाने को कहा। यह रोने लगे कि छोटे से बच्चे के साथ कहाँ जाऊंगा। मेरे ससुर जी ने कहा, यह तुम जानो और तुम्हारी पत्नी, कहीं भी जाओ। 9 महीने के बच्चे के साथ मैं घर से निकल गई, एक बार फिर मायके आ गई। अब मेरे हस्बैंड नौकरी ढूंढने लगे। उन्हें नौकरी का अनुभव तो नहीं था, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरी भी नहीं मिली। मैं भी करीब 2 साल तक मायके में रह गई। अब तक तो मेरे मम्मी पापा भी परेशान होने लगे थे। बीच में उन्होंने कई नौकरियां पकड़ी और छोड़ दी, पर कहीं इनका मन नहीं लगा। अंत में जेठ जी को फोन किया, उनसे पैसे मांगे और एक छोटी सी दुकान डाली। मैंने भी अब जॉब करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे दुकान से भी बरकत होने लगी। बस इसी बीच में दोबारा से दूसरे बच्चे की मां बन गई। इस बार मैंने सास ससुर को कहा, लेकिन ना तो वहां से कोई आया और ना ही मुझे बुलाया। इस बार भी सब कुछ मेरी माँ ने ही संभाला। करीब 1 वर्ष के बाद अब मैं ठीक ठाक जीवन बिता रही हूँ और अब सब कुछ ठीक है। परंतु ससुर की नज़र में मैं अब भी बहुत बुरी हूँ और संस्कारीहीन बहू हूँ। मेरा ससुराल जाना बहुत कम होता है। सास ससुर को बुलवाने के बाद भी जब वे दोनों मेरे पास नहीं आए, तब मैंने भी जाना बंद कर दिया। हाँ, जेठानी जी से कभी कभी मिलने जाती हूँ, कभी कभी मेरे घर आ जाती हैं। वह मुझे देखते ही रहती हैं। बड़ी हिम्मत वाली है रे तू, धन्य है तुम्हें, कम से कम तुमने अपना मुंह तो खोला, विरोध तो किया। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी। एक दिन मैंने भी उनसे पूछ लिया, दीदी आप उस दिन इतना क्यों रो रही थी? उन्होंने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बताया कि जितना तुम्हारे साथ हुआ है उससे कई दुगना मेरे साथ हो चुका है। और तुम्हारे पापा को तो खाना भी खिलाया, मेरे पापा को तो खाना भी नहीं खाने दिया। इन सब ने बस इसी बात को याद करके रो रही थी। तो फिर तुम क्यों नहीं इतनी संस्कारी बनी फिरी हो? क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों सबकी इतनी सेवा कर रही हो? तब जेठानी ने कहा, देखो तुम्हारा कहना सही है, पर अब मैं सोचती हूँ कि जब शुरू से नहीं कुछ कहा तो अब मुंह खोला तो क्या फायदा, तो अब बोलकर क्या मतलब निकलेगा। वैसे भी जब तुमने जवाब दिया तो उसके बाद से तो दोनों काफी शांत हो गए हैं। अब मुझे अपने मन की करने की आज़ादी मिल चुकी है। बहुत धन्य हो दीदी, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, पर हाँ इतना बड़ा दिल मेरा तो नहीं हो सकता। सुनकर वह हंसने लगी। अब मैं अपने परिवार में बहुत सुखी हूँ, परंतु कभी पिछली बातों को याद कर देती हूँ तो सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट भी हो सकती थी, पर अपना स्टैंड लेना जानती थी। तब भी मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। उन बहुओं के साथ क्या होता होगा जो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं, जो अपने लिए नहीं बोल पाती हैं, विरोध नहीं कर पाती हैं, और हाँ जिसके माँ बाप भी साथ नहीं खड़े होते। वे कितना बर्दाश्त करती होंगी, कितना एडजस्ट करती होंगी, सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या काजल ने
अपने पिता का अपमान होते देख जो स्टैंड लिया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।